नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज के 15 वर्षों के पेपरों की जो सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है। आज हम 2013 का जो पेपर है उसके पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। बी ऑप्शन है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। या फिर डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। सबसे पहली तो बात यह है कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये दो विधेयक तो याद रखने हैं आपको जिनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरा धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली पेपर देखे थे उसमें भी धन विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अनन्य शक्तियां प्रदान की गई है। क्या क्या प्रदान की गई है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा के द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करना लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि यदि धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित कर राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा के लिए यह जरूरी होता है कि वह धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना, ध्यान देना 14 दिनों के भीतर, कितने 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना जरूरी है। नहीं किया तो वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो ये एक और क्वेश्चन आ सकता है 14 दिन वाला। मैक्सिमम कितने टाइम तक रोक सकती है? 14 दिनों तक के लिए। या ऐसे बोलते हैं कि पॉकेट वीटो का प्रयोग राज्यसभा कितने दिनों तक के लिए कर सकती है? 14 दिनों तक के लिए। इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यदि राज्यसभा के द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। धन विधेयक के बारे में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। या फिर डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल पद हटाने के लिए कोई प्रक्रिया, सी ऑप्शन, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं की गई है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो मूल संविधान था उसके अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें एक परंतु जोड़ दिया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिए सिर्फ दो ही नहीं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला जो था हमारा विकल्प वो पहला गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बी गलत हो गया। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, सी सही हो गया। अनुच्छेद 239 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों
जैसे दिल्ली और पांडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल द्वारा नहीं। तो डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुनर्स्थापित द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। केवल पे ध्यान दीजिए, केवल। दूसरा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों, नहीं आधे राज्यों हैं। तो केवल दोनों गलत हो गए, केवल नहीं आएगा ना, केवल राज्यसभा और ये, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है। इस प्रश्न को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पहला गलत हो गया, ठीक है, केवल उसमें दे रखा था लोकसभा। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद जो 268(2) है उसके तहत ही ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है। संघीय चरित्र क्या हो सकता है, जैसे संघ राज्य क्षेत्र में पैसों का बंटवारा हुआ, वित्त का बंटवारा हुआ, तो जीएसटी आया था। तो जीएसटी में क्यों जरूरत पड़ी आधे राज्यों की, क्योंकि वो संघीय ढांचे में परिवर्तित कर रहा था, इसलिए उनमें आधे राज्यों की जरूरत पड़ी थी जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए। और इसमें जो ऑप्शन में क्या बोल रखा है, सभी राज्यों को बोल रखा है, सभी नहीं, आधे की। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में अगला प्रश्न दिया गया है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ले सकता है, सही। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सदस्य की बात है, न कि अध्यक्ष, सही। लोकसभा में बोल सकता है, बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। तो आंसर हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी के विषय में भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में उल्लेख किया गया है। क्या महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 88 क्या बोलता है? प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का है क्या? नहीं। योजना आयोग का है क्या? नहीं। क्षेत्रीय विकास परिषदों का है क्या? इनका भी नहीं है। तो तीनों का ही इसका भी उल्लेख नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का गठन केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा हुआ था, तो ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। संवैधानिक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक होता है स्टेचुटरी बॉडी, तो ये दोनों ही नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, अतः ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टेचुटरी बॉडी तो है लेकिन संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है जो केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के आपसी विवादों को विचार विमर्श, वार्ताओं और परामर्श के द्वारा सुलझाकर शांति और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू कर सकती है या लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? ए ऑप्शन सभी राज्यों की सहमति से, बी ऑप्शन बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी ऑप्शन संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऐसा अनुच्छेद 21 में बताया गया है, जैसा कि
अंतर्राष्ट्रीय अभिवृद्धि राज्य ये बिना राज्यों की सहमति से भी कोई कानून जो बनाना है वो बना सकती है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था से तात्पर्य संघ राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। ठीक है, किंतु देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संसद को विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इन विशेष अधिकारों के प्रयोग के दौरान संसद को स्वयं निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, अर्थात कानून बनाते समय संसद को किसी राज्य से सहमति बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यह विशेष अधिकार अनुच्छेद 253 के तहत संसद को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई कोई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 अधिनियमित किया है। कौन सा उसके उद्देश्य के रूप में शामिल नहीं है, यानी कि जो उसका उद्देश्य नहीं है वो हमको चुनना है। क्या इसका उद्देश्य स्वशासन प्रदान करना था? बिल्कुल स्वशासन प्रदान करना था। क्या पारंपरिक अधिकारियों को मान्यता देना था? ये भी था। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना था? स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना था भाई, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना था, ये भी सही है। तो पूछा है नहीं, तो ये हो गया अपना सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति और पारस्परिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? इसका प्राधिकारी कौन होगा? ग्राम सभा होगी। सारे अधिकार किसको दे रखे हैं? ग्राम सभा को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में किया गया है क्या? या उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देशिका में कैसे किया गया है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो आ गया ना आर्थिक, तो उद्देशिका में भी किया गया है। इसी प्रकार राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जरूरी है संविधान के शासन के आधारभूत लक्षणों के लिए। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किए गए। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे और यह विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें ये तो रटा हुआ है, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, है कहीं? हाँ ये रहा ना, ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है और यही जवाब होता है इसका, कोई सदस्य भारतीय नहीं था, साइमन कमीशन था। अगला प्रश्न है,
लोक लेखा की संसदीय समिति। पिछले साल प्राक्कलन समिति के बारे में प्रश्न आया था, इस बार लोक लेखा समिति के बारे में प्रश्न आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। हमने पिछली बार ही बताया था 22 सदस्यों से गठित होती है, तो ये तो गलत हो गया। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। हाँ, इनकी जांच करती है, ये पता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। हाँ, ये भी करती है। तो आंसर हो गया हमारा बी, 2 और 3। इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। 1967 से इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग वित्त लेखाओं की जांच करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो केग है उसकी रिपोर्ट की जांच भी इस समिति द्वारा की जाती। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा सही। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष, राज्य का मतलब जो पॉलिटी में होता है वो देश से होता है, तो देश का अध्यक्ष हम किसको पढ़ते हैं? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। जबकि मंत्रिमंडल का कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया हमारा पहला दूसरा सही। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है कि वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के सदस्य हों। हालांकि मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने तक किसी सदन की सदस्य प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बना रह सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि लोकसभा संघ संसद का ही अंग है, अतः यदि विकल्प में जो लोकसभा नहीं दिया संसद दिया है तो वो भी सही माना जाएगा। और जो मंत्रिमंडल होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, पहला। दूसरा है जबकि राष्ट्रपति के, पहला गलत हो गया, दूसरा है ये पहला गलत। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये हमारा दूसरा सही हो गया। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद जो 89 है 89, उसके अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके तहत उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसके लिए यह जरूरी होता है कि वह यथाशीघ्र किसी सदस्य को अपने बीच में से उपसभापति चुनेगी। तो उसका राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है उपसभापति का, और उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन होंगे? निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट नहीं होंगे। जबकि अनुच्छेद 66 में उल्लेखित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों से होगा। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गणों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। तो दूसरा कथन हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना व देश भर में
विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधि सेवा राज्य का जो नालसा होता है उसको भी निर्देश जारी करता है। तो इसके दोनों सही हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करता है? क्या वित्त आयोग का अध्यक्ष करता है क्या नहीं? तो दूसरा ऑप्शन देखो किस किस में है। दूसरा कट गया, एलिमिनेशन मेथड, बी वाला सही। 1, 3, 4 प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद।